हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष। मेरे साथ आज फिर से गौरव जोशी, द मैन, द मिथ, द लेजेंड। बहुत बार आ चुका है अब तो गिनती छोड़ने का टाइम आ गया है। हाँ, घर और का गौरव आदमी जोशी है, घर का आदमी। एक बार बहुत पहले हमने कुछ सोचा था कि हर चौथे ऐसे कुछ करे, लेकिन हाँ। ऐसा हो नहीं सकता। 4-5 महीने बाद आ रहा है ये। ठीक नहीं है। तो अब ये भी कर सकते हैं ना कि हर 4 महीने में एक बनाएंगे। नहीं, जल्दी जल्दी मूड कर गया तो कहीं हम सेम सिटी में हो गए तो ऐसे हाँ। प्रोमिसेस करना मैंने बंद कर दिया है, नहीं तो गालियां पड़ती है बाद में। ठीक है, ओके। गौरव जो नहीं जानते, ही इज़ इन इंडियन रेलवेज। बहुत पहले की बात है, हमारे ज़माने की, 2016-17। उस टाइम पे गौरव जोशी ने रैंक लाया था, बहुत ही औसम रैंक लाया था। मैंने बाद में ध्यान दिया, इस चैनल का नाम टॉक 4712 और गौरव का रैंक 47। हाँ, 2017। बराबर भाई। ये सही है। हाँ, और देख भाई, अगर ऐसा है तो मैं चैनल में शेयर होल्डिंग मांगूंगा। अभी लास्ट आकाश त्यागी भी कुछ ऐसा ही बोल के गया। चैनल अभी डिवाइड होना स्टार्ट हो चुका है भाई, हाँ। जल्दी जल्दी ले लो। नहीं तो गया फिर। ओके, और भी फाड़ू रैंक इसका इंजीनियरिंग सर्विसेज में रैंक 5। हम मिले थे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रेनिंग स्कूल में, उससे भी इसने क्रैक किया था। इसरो का इसने रिटन टेस्ट क्रैक किया, फिर इसने बोला भाड़ में जाए, फिर ये इंटरव्यू नहीं दिया। और ओएनजीसी का भी कॉल आ गया तो उससे भी बोला नहीं जाना मुझे। बहुत ही सॉर्टेड है ये, पता है इसे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसको सॉर्टेड भी बोल सकते हैं, बेवकूफ भी बोल सकते, दोनों में से कुछ भी चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है, वो तो हर चीज को पागलपन को बेवकूफी बोल सकते हैं। ये सुनने में अच्छा लग रहा है, ये ठीक है। ऐसे तुम यहाँ आते रहो या तुम ऐसे ऐसे हम तारीफ देते रहेंगे। ओके गौरव, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारा मदर ब्रांच है इज डेड। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है। डेड तो नहीं बोल सकते, पर ये बोल सकते हैं कि अभी बहुत इनोवेशन की जरूरत है एज फार एज द ब्रांच इज कंसर्न। बहुत ही कह सकते हैं कि नयापन चाहिए अब उसमें। अब डायरेक्टली रिलेट होने वाली चीज़ें बहुत कम बची हैं, बहुत कम इंडस्ट्रीज हैं जो सीधा ही मैकेनिकल के जो पुराने फंडे हैं जो इतने 50-60 सालों से चल रहे थे, अब उन पे स्टैंड करती होगी। तो अब कहीं ना कहीं उसमें नए नए फीचर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं ऐड हो जा रहा है, तो मैकेट्रॉनिक्स वाली चीज़ें आ रही हैं। वो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल का नॉलेज। हाँ। नहीं थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है। अब मैकेनिकल को सीखना पड़ता है, वो इलेक्ट्रिक सीखना पड़ता है। अगर सीखना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा है ना कि अब आपको मैकेनिकल का डेफिनेशन थोड़ा और ब्रॉड करने की जरूरत आ गई है। असल में हुआ क्या है कि मैकेनिकल को कुछ समय पहले तक शायद ऐसा ही देखा जाता होगा कि एवरी मशीन इज पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। धीरे धीरे वो मशीन्स बढ़ती गई, तो कुछ मशीन्स किसी और ब्रांच को, कुछ मशीन किसी और ब्रांच को, ऐसा हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है वापस वो समेटने की जरूरत आ गई है, उसको समेटना पड़ेगा। रियलिटी भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इज बोर्न फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओनली। मतलब ठीक है, ये डिबेट अलग है, मैं तो ये मानता हूं अब वापस उसमें जाना पड़ेगा कि एवरीथिंग विच हैज अ मूविंग पार्ट इज अ मशीन, और अगर मशीन है इट हैज टू बी पार्ट ऑफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी एक इंजीनियरिंग का नाम दो, पर एक ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उसको रखो। अदरवाइज क्योंकि जो नई रिसर्च है या जो नए इनोवेशन है वो अब इंजन साइड में नहीं हो रहे हैं, ये फैक्ट है। फ्यूल का टाइप चेंज हो रहा है, एनर्जी का इनटेक का टाइप चेंज हो रहा है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो बुक्स हैं उनमें, पुरानी बुक्स की बात कर रहा हूँ, ऑफकोर्स नई चीज़ें ऐड होती जा रही हैं उसमें भी, जो पुरानी बुक्स हैं उसमें एक टिपिकल टाइप के फ्यूल से ही एनर्जी जनरेशन को डिफाइन किया हुआ है। जैसे फ्यूल में मान ले कार्बन वाले फ्यूल्स जितने भी थे, पर अब थोड़ा सा अगर सिस्टम चेंज हुआ है तो अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी इज द न्यू एनर्जी सोर्स। अगर वो आपका एनर्जी सोर्स प्राइम बन गया है और उसी से सारी चीज़ें ड्राइव होने वाली है, तो आपको कहीं ना कहीं वो शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे इंजीनियरिंग सर्विस में मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने रिन्यूएबल को ऐड किया और मैकेट्रॉनिक्स को ऐड किया। मतलब ये एक तरीके से वो स्टेप अप ही था। ये वो बता ही रहा था कि देखो अब कार्ब्यूरेटर उन्होंने हटा दिया सिलेबस से, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि अब जो अगला जमाना है वो उसी तरफ बात करेंगे। लेकिन वही है कि मैकेनिकल को बहुत एक छोटा सेगमेंट से लोग देखते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया या फिर मशीन हम ही ने बनाया ना, मतलब देखते नहीं है। देख, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि लोगों ने देखना स्टार्ट किया होगा।
जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा उसी ने ये चीज बाहर लाई होगी। नहीं ऐसा नहीं है ना, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत बड़े तादाद में वो सब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी पार्ट रहते हैं ना, जैसे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये सब जो रिलेटेड हुआ। अगर तुम्हें लगता है कि कार्बन रिलेटेड जितने भी मशीन्स है वो अब ऑब्सोलीट होने वाले, कभी ना कभी तो होंगे ही ऑब्वियसली, लेकिन देन इट कम्स टू लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सब में तो, और अल्टीमेटली एनीथिंग दैट हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो तो अल्टीमेटली वो कोर है। हाँ। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे ऐसा लगता भी है, मतलब ये मेरा पर्सनल फीलिंग है कि हमारे कैंपस में भी जो चार्म था ना वो इस सेगमेंट का नहीं था। कोई स्टूडेंट ये प्लान नहीं कर रहा था कि मेरे को मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाना है, मतलब किसी रैंडम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में जाने को आप तैयार नहीं थे। जबकि काम तो मैकेनिकल इंजीनियर का यही था ना, एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, वो प्रोडक्शन आपको देख, वो भी एक पार्ट है। 3 अगर पार्ट में बांटे, डिजाइन बांटे, थर्मल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 आपके मैकेनिकल के कोर सेक्टर्स हैं। हमारी अपनी, अगर मान ले आईआईटी की रैंक्स भी तू देखे, एमटेक की एंट्री की, तेरे को दिखेगा कि थर्मल वाज ऑलवेज ऑन द टॉप, हमेशा से। रीजन क्या था? क्योंकि थर्मल की जो भी इंडस्ट्रीज थी या थर्मल की जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत ज्यादा आपको लुक्रेटिव लग रहे होते थे, पैसा भी अच्छा था, दिखने में भी चार्मिंग थे वो सारी चीजें। जैसे मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, बहुत चार्मिंग सेक्टर है ना, वो इंजन बेस्ड है, इंजन उसका कोर है, और उसके अराउंड वो पूरा सेक्टर जो है वो आपका बूम कर रहा है, और वो बहुत चार्मिंग था। कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियर की विश क्या होती थी कि उसकी प्लेसमेंट फोर्ड में हो जाए, उसकी प्लेसमेंट टाटा में, यही तो चाहता था ना वो, और क्या चाहते थे अपन? कौन ये चाह रहा था कि नहीं मेरे को किसी भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में डाल दो? कोई नहीं जाना चाह रहा उसमें, किसी को मेंटेनेंस में नहीं जाना था। तो ये एक फैक्ट है। हाँ, काफ़ी वास्ट फील्ड है, और वो मैं अभी देख रहा हूँ ना कि द इनोवेशन इन कोर फील्ड्स, नॉट ओनली मैकेनिकल बट सिविल और इलेक्ट्रिकल, इट इज़ सैचुरेटेड। क्योंकि मैं बस ये इंडिया का नहीं देख रहा, इवन अब्रॉड में अगर तुम देखोगे कि गवर्नमेंट किसको फंड कर रहे हैं या फिर बड़े बड़े जो मनी होल्डर्स हैं वो किसको फंड कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट रियली मैकेनिकल इंजीनियर्स। फंडिंग जो कोर फील्ड में है ना वो हमेशा मिनिमम रहते हैं। कुछ है टॉप की कंपनीज जैसे जो पीक आएंगे, जैसे बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, या फिर लॉकहीड मार्टिन, ये सब अगर चाहेंगे तो ऑब्वियसली वो अब उन्हें वेपन्स बनाना है या फिर फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाना है तो वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे, MITs को दे देंगे, ठीक है, टॉप के इंस्टीट्यूट्स को दे देंगे। लेकिन बाकी जो कंपनीज है मेनली दे आर लुकिंग फॉर बायोलॉजी रिलेटेड, लाइक बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड, और इन सब चीज़ों में ज़्यादा तो स्टार्ट हो गया। कटिंग एज कोई एक सिंगल ब्रांच ऐसी रही नहीं है। मतलब केवल ये जो 3 कोर ब्रांचेज है, इवन इनको भी देखो, अगर इनके मिक्सचर पे बात करो ना, इनके जो इंटरलॉकिंग जहाँ पे होगी वहां पे आपको फिर भी कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। कोर के साथ दिक्कत बस यही है ना कि एक सैचुरेशन, जो तू बोल रहा है वो सैचुरेशन है, ये फैक्ट है। और रीजन ये है कि वो 150 साल से उस पर्टिकुलर एक टॉपिक पे रिसर्च चल रही होगी, तो किसी ना किसी पॉइंट पे आना भी था। ऐसा नहीं है ना कि ये आ गया है तो कोई गलत है, मतलब ये आना ही था, किसी ना किसी टाइम पे आने ही वाला था। अब एक इंजन बना है, इंजन बन के 100 साल हो गए हैं। 100 साल में जितने उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल था, हर तरह का पॉसिबिलिटी आ चुका है। एब्सर्ड से एब्सर्ड आइडिया, W बना दिया, सर्कल बना दिया, एब्सर्ड से एब्सर्ड आइडिया भी अगर कोई होगा तो वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कहीं ना कहीं वो वर्किंग में है इस टाइम पे। तो ऐसी चीजें बहुत रेयर, अब ऐसा भी नहीं बोल सकते कि कुछ होगा ही नहीं, पर बहुत रेयरली अब कोई इनोवेशन के लिए स्कोप बचता है। अब इनोवेशन होगा भी क्या, उसके इंप्रूवमेंट्स होंगे छोटे छोटे। जैसे इंजन में ही देख ले, मान ले आपका इंजन था, अब इंजन को किसी एक कंपनी को इच्छा हुई तो उसने DTSI कर दिया, तो ये एक इनोवेशन था, ये छोटा सा एक इनोवेशन वो लेके आए, इसके साथ वो चल रहे थे। ऐसे IVTech टेक्नोलॉजी है, ऐसे टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं वो, पर इंजन को नहीं चेंज कर पा रहे अब। वो प्राइम मूवर आपका वैसा का वैसा ही है जैसा था। हाँ, तो यही बोल रहा है ना, फ्रेश टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं तुझे उसका भी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कार्स इज काइंड ऑफ फ्रेश टेक्नोलॉजी ओनली। अगर तू 80s में जाएगा तुझे बहुत इलेक्ट्रिक कार्स नहीं दिख जाएंगे उधर। तो अभी ऑल दी ऑटोमोटिव कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली ऑन इलेक्ट्रिक कार्स। वो डेली बेसिस में पेटेंट्स इसमें एक मेरे को थोड़ा सा कैच लगता है, एक छोटा सा कैच है।
ऐसा है नहीं कि इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इज अ न्यू आइडिया या ये फ्रेश आइडिया है. ये आइडिया बहुत पुराना है. बट जो सप्लाई सिस्टम है आपका, वो सप्लाई सिस्टम उस टाइम पे इतना पुअर था कि जब ये आइडिया आया था तब ये फिजिबल नहीं था. राइट नाउ इट इज अ कंप्लीट स्टेज. उसके लिए पूरा स्टेज तैयार है. आपका सप्लाई सिस्टम इतना तगड़ा बन चुका है कि अब आपको पेट्रोल के मुकाबले वो ज्यादा लुक्रेटिव लगने लगा. इसका एक एग्जांपल देता हूं. रेलवेज में डीजल इंजन आया, उसके पहले इलेक्ट्रिक इंजन आ गया था. देयर वॉज इलेक्ट्रिक इंजन बिफोर डीजल इंजन. जबकि डीजल, हमको मालूम है ना कि डीजल की अपनी कैपेबिलिटीज हैं, डीजल की अपनी वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. और पॉजिटिव क्या है सबसे बड़ा, कि उसमें आपको कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन या उसकी जरूरत नहीं है. आप डब्बों में भर के डीजल लाओ, डालो, आपका पावर प्लांट खुद है. वो जो प्रोड्यूस करना है वो खुद प्रोड्यूस कर देगा. बट इसके पहले इलेक्ट्रिक इंजन आ गया था. इलेक्ट्रिक इंजन चला भी. द ओनली रीजन टू डिसकंटिन्यू वॉज कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सप्लाई उतनी स्ट्रांग नहीं है. आपके पास पावर प्लांट्स इतने फैले हुए नहीं थे, पावर प्लांट्स इतने कनेक्टेड नहीं थे, ग्रिड सिस्टम इतना मजबूत नहीं था आपका. राइट नाउ आपके पास ग्रिड सिस्टम, आपके पावर प्लांट्स, आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई सिस्टम है वो इतना कमाल का हो गया है कि इस मोमेंट पे सोचा जा सकता है. अब आप सोच सकते हो कि आप चार्जिंग कर लोगे गाड़ी को, आप कहीं पे चार्ज कर लोगे, आपको कॉन्टिन्यूसली पावर चाहिए, वो भी आप दे सकते हो. रेलवेज चल रहा है ना. रेलवेज कैसे चल रहा है? आपने कॉन्टिन्यूसली ऊपर तार बिछा दिया, आप चलाओ उस पे. ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं. इस वजह से आज इस मोमेंट पे ऐसा नहीं है कि मोटर कोई अभी इन्वेंट हुई है. मोटर कब से है. बैटरीज का कॉन्सेप्ट अभी इन्वेंट हुआ, ऐसा भी नहीं. बैटरी का कॉन्सेप्ट भी कब से है. अरे ऐसा भी नहीं है कि लिथियम आयन बैटरी के लिए मर रहे थे हम. जिस टाइम पे जो बैटरी अवेलेबल थी उससे हम काम चलाते. ये तो इनोवेशन की बात है ना. आज लिथियम आयन है, कल को पता नहीं कौन सा सोडियम आयन बैटरी आ जाएगी, पता नहीं कोई आ जाएगी. बहुत सारी आयन बैटरीज आ सकती हैं. पर जो भी प्रोडक्ट उस टाइम पे आपके पास अवेलेबल होगा, वो पर्टिकुलर टाइम जोन जो है, उस टाइम जोन में आसपास की जो चीजें हैं, उसका जो सप्लाई सिस्टम है, उसका जो सप्लाई चेन है, वो कितना स्ट्रांग है, ये डिफाइन करेगा कि आपका वो सेक्टर बूम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो इलेक्ट्रिक जो पूरा सिस्टम है, मेरे को उसके लिए यही लगता है कि दिस इज द मोमेंट जब हल्का सा आपको पेट्रोल से शिफ्ट होने की जरूरत लग रही है. एट द सेम टाइम आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के सिस्टम जो है वो इतने स्ट्रांग है कि आप उस पर रिलाई कर पाओ. या फिर आपकी बैटरी बनाने की टेक्नोलॉजी या मोटर की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आप उस पर रिलाई कर जाओ. नहीं, मैं क्या बोल रहा था, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कोर फील्ड्स के जितने भी प्रोजेक्ट्स भी होते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और ये छोटे मोटे स्टार्टअप्स कर नहीं सकते. जैसे तुम इलेक्ट्रिक कार्स के काफ़ी स्टार्टअप्स भी देख लोगे. और अगर मैं टरबाइन का स्टार्टअप कैसे बनाओगे तो नहीं, मैं एग्जांपल्स दे रहा था. जैसे वेयर डू वी नीड फ्रेश टेक्नोलॉजी. जैसे अभी करेंटली अगर रॉकेट टेक्नोलॉजी में देखोगे तो हम अभी भी वही फॉसिल फ्यूल में चल रहे हैं, विच इज़ नॉट एफिशिएंट एट ऑल. अगर तुम उससे उठ के अगर न्यूक्लियर प्रोपल्शन में चले जाते हो, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ हो रहा है, तो दैट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 100%, मतलब ट्वाइस कर देगा. ठीक है, बट फिर भी वो हम यूज़ नहीं कर रहे. एक बार 60s में एक बार नासा ने ट्राई किया था, उसके बाद आज तक किसी ने ट्राई नहीं किया. और अगर तुम देखोगे हु आर वर्किंग ऑन रॉकेट टेक्नोलॉजीज, दे आर लाइक द रिचेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट. जेफ बेजोस काम कर रहे हैं, इलॉन मस्क काम कर रहा है. तो यू नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. तो ये a lot of times it demotivates innovation or people who want to work in it, क्योंकि तुम्हें उतना पैसे ही नहीं मिलेंगे तो तुम उसमें इन्वेंट कैसे करोगे इतना ज़्यादा. यू नीड जायंट कॉर्पोरेशन और यू आर रिलायंट ऑन जायंट कॉर्पोरेशन. और जब जायंट कॉर्पोरेशन आता है जैसे गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, तो वो हमेशा स्लो होता है. तो इसीलिए शायद स्लो डाउन हो रहा हो या सैचुरेट हो रहा है वो टेक्नोलॉजी. पता नहीं, हो सकता है कि ये भी एक थॉट. ये जो तू रिसर्च बोल रहा है, ये रिसर्च तो वो वाली हो गई जो एकेडमिक रिसर्च है. एकेडमिक रिसर्च मतलब कहीं ना कहीं फंडेड होगी, पीएचडी स्कॉलर्स होंगे जो इसमें लगे होंगे. नहीं, ये तो ऐसे या फिर इंडस्ट्री बेस्ड रिसर्च है जो तो बोल रहा है कि एक इंडस्ट्री होगी, उसका एक R&D सिस्टम है, R&D सेटअप है जो कि ये सब काम कर रहा है. इसके अलावा मतलब एक बहुत बड़ा मास है जो लोकल लेवल पे रिसर्च करता है. उसकी अपनी एक R&D होती है, उसका अपना एक तरीका होता है. मतलब तू जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स या बड़े बड़े इन्वेंशंस देख रहा है, ये कोई इंडस्ट्रियल सेटअप से नहीं आए हैं. ये सब छोटे छोटे गराज से ही आए हैं.
और इवन आज भी मेरा पर्सनल फीलिंग यही है कि जो इनोवेशन है, जो पाथ ब्रेकिंग टाइप का होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ कोर्स वो इंडस्ट्री से आएगा तो वो एक माइंडसेट के साथ ही आएगा, वो हमेशा एक प्रॉफिट मेकिंग माइंडसेट के साथ चलता है, क्योंकि इंडस्ट्री का एक एम है ना, वो R&D में खर्चा इसीलिए कर रहा है कि एक टारगेट को सेट किया उन्होंने और उसको अचीव करते हैं वो। पर जो पाथ ब्रेकिंग चीज़ें मोस्टली मैं समझ भी पाता हूँ वो ऐसी हैं, जैसे मोटर है। मोटर जब आई थी, जैसे हिताची में ही मैं था, मुझे ध्यान है ना कि हिताची के जो फाउंडर हैं उन्होंने कोई एक मोटर ही बनाई थी और कुछ नहीं किया था, एक मोटर बनाई थी उन्होंने। उस टाइम पे शायद कोई अलग डिजाइन का मोटर बना दिया था, पर वो जो भी मोटर उन्होंने बनाया था वो मोटर असल में उनके प्रोसेस को, मतलब शायद कहीं माइनिंग या ऐसा कुछ प्रोसेस था, पता नहीं क्या था, वो उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर गया और वहां से वो पूरा सिस्टम ही चेंज करना उसने स्टार्ट कर दिया। सेम ACDC वाला गेम है, ये भी वही है ना, ये कुछ नहीं है, मतलब ये एक तरफ एक इंडस्ट्रियल जाइंट था पर दूसरी तरफ तो एक छोटे से गैराज का लड़का था। अरे तुम्हारा प्लेन ही गैराज में हाँ, बना तो ऐसा है कि ये सब जो पाथ ब्रेकिंग, मतलब जो एकदम जीरो से एक नया प्रोडक्ट है, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक आम पब्लिक में कहीं ना कहीं बनता है, वो बन रहा होता है, वो फंडिंग पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी फंडिंग ढूंढ ले रहा है। पर दिक्कत कहाँ आ रही है कि वो जो कोर आइडियाज हैं वो सैचुरेट भी हो रहे हैं, सेम टाइम पे जो रिक्वायरमेंट है पब्लिक की इस मोमेंट पे, वो रिक्वायरमेंट पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज में पेस बहुत ज्यादा चाहिए उनको और ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा चाहिए उनको, और ये सब क्रिएट करने में मेरे को लग रहा है कि अभी इस टाइम पे एक वो ट्रांजिशन फेज है अपना, मैकेनिकल या कोई भी कोर सेक्टर है उसके लिए ट्रांजिशन फेज चल रहा है कि वो अपना एक ट्रांजिशन के बाद निकलेगा और वो एक नए सेटअप में घुसेगा यहाँ से। जैसे मैकेनिकल हो सकता है यहाँ से अभी अपनी फॉसिल वाली जो भी उसकी रिसर्च है उससे हट के हो सकता है सोलार वाली रिसर्च में वो घुसेगा, या फिर हो सकता है कि बायोमास वाली रिसर्च में घुसेगा, या फिर हो सकता है विंड वाली रिसर्च में घुसेगा। एक्चुअली वो घुस चुके हैं, ब्रांच आउट तो हो ही रहा है ना। मैकेनिकल इंजीनियर ऐसे भी तुम 4 साल के बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करके क्या ही बना लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे मैक्सिमम। वो मैंने फ्रिज बनाया था जो चला नहीं, प्रोडक्शन वो भी प्रोजेक्ट था वेपर गाइडेंस के अंडर। मैंने वेपर एड्सॉर्प्शन सिस्टम का एक सेटअप बना, बहुत बढ़िया एकदम बनाया था, एकदम वेल्डिंग करके चला नहीं, मतलब एक भी डिग्री उसमें टेम्परेचर कम नहीं हुआ। तो मैं समझ गया था कि हाँ, तो बहुत ही सरफेस लेवल में, और वहां से मेरे को समझ में आता है कि इट इज नॉट इजी। आप जब कोर प्रिंसिपल को जब हिट कर रहे होते हो ना, वो इजी नहीं है। आप उस प्रिंसिपल से कुछ जनरेट कर पाओ, वो इतना आसान होता नहीं है। ओके, नहीं मैं क्या बोल रहा था, जैसे 70s 80s का बात करो, जिस टाइम पे हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स बड़े हुए होंगे, उस टाइम पे बस 3-4 फील्ड ही थे इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। वो एक जनरेशन में इतना चेंज हो गया कि अभी 50 फील्ड है। अभी तो इतने फील्ड है कि हमारे कॉलेज से निकलने के बाद 2-4 आ गए हमारे कॉलेज में, कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, अब मशीन लर्निंग पे हो रहा है, अभी डेटा साइंस पे हो रहा है, बीटेक हो रहा है उस पे। अब ये वापस मर्ज भी होगा, मेरे को ऐसा फील आता है। हाँ, ये वापस मर्ज होंगे, अब ये अपना एक अलग इकोसिस्टम बनाएंगे और वापस मर्ज होंगे। कंप्यूटर साइंस एक था, वो टूटते 5, 6, 10 पार्ट में बट गया है। एक तो ये CS और IT का मुझे कभी डिफरेंस ही नहीं समझ में आया। अभी तो एक नया डेटा साइंस अलग चलेगा, जिसका और डिफरेंस वो एक्सेल अलग चल रहा है वहां पे। हाँ, चलो ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में आना चाहता था कि व्हाट अबाउट दोज जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्रोप्रिएट? एक टाइम था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाज गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जॉब इसी में थे, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज बहुत यंग थे, है ना, बहुत रोबस्ट और क्रूड और ओल्ड टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज थे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक्चुअली टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में जाता था। अगर तुम 80s का बात करो तो टॉपर्स उसे उठा लेते थे और उसके बाद उनका जॉब भी लग जाता था, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी थे, बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं, तो कंट्री डेवलप कर रहा है। उस टाइम पे भी IT बूम आया नहीं है। लेकिन अभी का सिचुएशन क्या है, और उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स काफ़ी स्मॉल परसेंटेज या फिर बहुत छोटा रोल प्ले करने वाले हैं अमॉन्ग्स्ट ऑल द इंजीनियर्स।
अगर तू टोटल नंबर का बात करे तो? यार अगर एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं, मतलब मान ले पहले किसी एक फैक्ट्री के सेटअप में मैकेनिकल इंजीनियर की कोर ज़रूरत क्यों थी और अभी के सेटअप में क्या चल रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. मान ले पुरानी कोई इंडस्ट्री है, पुरानी इंडस्ट्रीज में मशीन जो थी वो कन्वेंशनल मशीनें थी. ऑल मशीन्स वर कन्वेंशनल. जैसे लेथ मशीन मान ले तू, ड्रिलिंग मशीन मान ले, ऑपरेशन इन्हीं सबसे हो रहा है ना. आपका वेल्डिंग ऑपरेशन हो रहा होगा तो वेल्डिंग की मशीन, शीयरिंग मशीन, ये सारी की सारी मशीन थी. मोस्ट ऑफ देम वर ईदर हाइड्रोलिक और गियर ऑपरेटेड. यही दो तरीके थे आपके पास. इन दोनों तरीकों में हो क्या रहा था कि आपके पास ये जो भी मशीन, मान लो इनकी मेंटेनेंस भी करना है, इनको सुधारना है, इनको डिजाइन करना है, इनको सही करना है, जो भी करना है, इट वॉज योर कोर्स. जो सिलेबस है या जो आपका सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है, ये उससे डायरेक्टली लिंक्ड था. डायरेक्टली. तो हुआ क्या कि इंडस्ट्रीज ने प्रिफर किया कि हाँ उस इंजीनियर को लिया जाए जिसने ये सब पढ़ा हो. आपने हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा पढ़ा है तो आपको हाइड्रोलिक वाले इंजीनियर लोगे, आपको फायदा मिलेगा. धीरे धीरे हुआ क्या कि आपका जो सेटअप है उस सेटअप में सीएनसीज आने लगी. आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, अगर वो थोड़ी सी भी बड़ी साइजेबल इंडस्ट्री है और ऑटोमेशन में थोड़ा भी बिलीव करती है, तो वो कहीं ना कहीं सीएनसीज पे शिफ्ट हो चुकी हैं. पूरा एरेस लगा और 100 सीएनसी भरे मैक्सिमम तो अब मेरे को लग रहा है इंडस्ट्री 4 से कनेक्ट हो चुके हैं. कहीं ना कहीं इंडस्ट्री 4 और ये सब फिलोसॉफीज आ चुकी हैं. कहीं ना कहीं रोबोटिक्स उसमें इंक्लूड हो चुका है. जैसे मारुति और इनके अगर प्लांट देखो तो समझ में आता है. अब वहां पे तुमने ऐसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है जो तुमको इस मशीन का मास्टर बना दे. मास्टर बना दे ऐसा. ऑफ कोर्स मशीन आज भी वही है, वर्किंग मशीन का आज भी वही है, पर मशीन का जो आपसे बात करने का जो सिस्टम था, जो फीडबैक सिस्टम था, वो चेंज हो गया. वो अभी कंप्यूटर की स्क्रीन है. ऐसे जो मशीन्स हैं, रोबोटिक्स जो इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम उसे सीख जाओगे पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़े बिना. अगर तुम उस ट्रेजेक्टरी में जा रहे हो तो अगर तुम्हें मान लो आगे भी काम ऐसा करना भी तो बोल सकते हैं ना कि मैकेट्रॉनिक्स नाम की एक अलग फील्ड ही जनरेट हो गई है जो इस तरह की मशीनों के लिए स्पेशलिस्ट हो गए हैं आजकल. हाँ, मेरा कहना यही है कि हम जब कोर की बात कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल की बात करें तो आज की तारीख में कुछ कॉलेजेस ने शायद ये चेंज कर भी दिया हो. जैसे मेरे कॉलेज में मुझे पता है कि हमारे 4th ईयर में मैकेट्रॉनिक्स या रोबोटिक्स को एक वेटेज मिल चुका था मेरे कॉलेज में. मुझे पता है कि अभी भी 50% कॉलेजेस में तो ये नहीं है, वही सिलेबस चल रहा है जो चल रहा है. तो अब एक इंडस्ट्री है, मान ले उसके पास ऑप्शन है कि वो एक मैकेनिकल इंजीनियर को ले सकते हैं, हायर कर सकते हैं, पर उसके पास ऐसी फील्ड में मशीनें नहीं है. ये तो केवल एक एग्जांपल है. ऐसा नहीं कि एक फैक्ट्री केवल मशीन सही करने के लिए ही इंजीनियर को लेगी, उसके पास 50 दूसरे काम हो सकते हैं. पर ये एक एग्जांपल है कि अब वो मशीनें ही बदल गई हैं. उन मशीनों को सही करने का तरीका ही बदल गया, उनका डायलॉग चेंज हो गया है, उनका इंटरेक्शन का मेथड चेंज हो गया है आपके साथ. पर क्या हमारे सिलेबस में वो चीजें आई हैं? नहीं आई है. रेयरली आई होंगी. किसी किसी कॉलेज ने किया होगा, हो सकता है कि आईआईटीज ने किया हो सकता है कुछ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस ने किया हो, पर सभी ने नहीं किया. तो जब सबने नहीं किया तो मेजर बच्चा जो है वो आईआईटी में नहीं है. मेजोरिटी आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्राउड जो है वो Tier 2 Tier 3 में कहीं है. उन कॉलेजेस ने चेंज नहीं किया है. तो जब चेंज नहीं हुआ है तो एक परसेप्शन बन गया, और परसेप्शन यही है कि मैकेनिकल इंजीनियर नहीं कैपेबल है इन मशीनों को सही करने के लिए. एक छोटा सा एग्जांपल है ये. जैसे मान ले वेल्डिंग का एक कोई नया प्रोसेस ही डेवलप हुआ, आज की तारीख में बहुत चल रहा है, आपके सिलेबस में वो है ही नहीं. तो आपको पढ़ना है तो आप पढ़ जरूर लोगे, सीख जरूर लोगे, पर आपकी इंजीनियरिंग का तो उसमें कुछ रोल नहीं आया. तो उस इंजीनियर को क्यों लो? मैं किसी कॉमर्स वाले को लेके पढ़ा दूं? अरे क्यों ही लूं मैं? सही बात है ना, मैं किसी को भी लेके पढ़ा दूं. तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो ऑब्सोल्यूट हो नहीं चुका, पर किसी लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए. ऑब्वियसली नॉट 100%. अब तुम थर्मोडायनेमिक्स नहीं हटा सकते, फ्लूइड मैकेनिक्स, पर उसके एप्लीकेशन पार्ट की जो मशीन्स हैं उनको आपको बदलना पड़ेगा. अब आपको बदलना पड़ेगा उसको. Either change 50% of the syllabus or mechanical engineering जो as we know right now is going to die out, और जो ज़्यादा application based आएंगे, let us say mechatronics, या फिर हो सकता है कल को रेफ्रिजरेशन है, एयर कंडीशनिंग, या फिर HVAC पे कोई एक बीटेक बन जाए. अभी जैसे मास्टर्स तो है ही इन सब में, मास्टर्स हैं ही
इन सभी में मास्टर्स है। भाई हु विल वेट फॉर यू टू पहले बीटेक करो, फिर 2 साल एमएस करो, फिर तुम किसी लायक बन रहे हो, है ना? क्योंकि ईसीई के स्टूडेंट्स तो 4 साल में रेडी है भाई, वो 3rd ईयर में ऐसा कुछ बना देंगे, ट्रैफिक लाइट बना देंगे, तुम्हारा काम कर रहा है भाई, है ना? और सीएसई तो 3rd ईयर तक फेसबुक ही बना देंगे, कुछ वेबसाइट बना देंगे, है ना? तो फिर ऐसा हो नहीं सकता, या तो तुम्हें कुछ चेंज करना पड़ेगा या फिर वो फील्ड डाई आउट करेगा ओवर टाइम, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि जब उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है तो क्या फायदा। ग्रो तो करना पड़ेगा हर एक को, मतलब इवन जो आज के टाइम पे जो ब्रांच बूम भी कर रही होगी, मतलब मान ले हम ये मान चुके हैं कि मैकेनिकल इस टाइम पे बूमिंग नहीं है, तो जो ब्रांच बूमिंग है वो भी आज से कुछ साल पहले तो नहीं था ना। वो हर एक का एक टाइम है, हर एक का अपना एफर्ट है। उस ब्रांच का भी एफर्ट, ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर साइंस अपने से कुछ एफर्ट मार रही थी, असल में उसके जो एलुमिनाई है उसका जो ग्रुप है, उसका जो कोर ग्रुप है, वही कहीं ना कहीं एफर्ट मार रहा था। उसने ऐसा इकोसिस्टम बना दिया, उस इकोसिस्टम में आज जरूरत हो गई तो अब लोग आने स्टार्ट हो गए। सिमिलरली ऐसा इस फील्ड में भी होगा, इलेक्ट्रिकल में होगा, मैकेनिकल में होगा, सिविल में होगा, कि कहीं ना कहीं इन्हीं के, मतलब यही कोर इंजीनियर्स जो हैं आगे जाके इस सिस्टम को या फिर चीज़ों को कुछ इस तरीके से डेवलप करेंगे। या फिर हो सकता है कि किसी कॉलेज में ऐसे सिलेबस स्टार्ट होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कोर्स स्टार्ट हो गए हुए हैं ना, इंडिया में बैचलर स्टार्ट हुई है। ऐसे धीरे धीरे कोई करना स्टार्ट करेगा कि मैकेनिकल के सिलेबस को थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ी नई चीज़ें लाए। बट व्हाट वी नो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टुडे, जो अभी लेटेस्ट से IITs में भी जो पढ़ाई हो रहा है, हु इज़ इट फॉर, किसके लिए वो बना है, किसे लेना चाहिए वो? क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्योंकि अगर किसी के लिए भी नहीं है तो फिर तो कोई भी ना ले, लेकिन क्या वो किसी के लिए है? क्योंकि हम अभी ट्रांजिशन पीरियड में हैं, तो शायद जो तुम्हें चाहिए या फिर जो एप्लीकेशन बेस्ड है वो है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट उसी डोमेन में, तो हु शुड टेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग? अभी तो मुझे नहीं लगता कि इतना रिस्की है इस मोमेंट पे। इस मोमेंट पे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी गुड ब्रांच, बहुत अच्छी ब्रांच है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। जो हम बात कर रहे हैं वो मुझे ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होके कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो नंबर बोल रहा हूँ 50 साल मैं जो नंबर बोल रहा हूँ वो नंबर बहुत छोटा सा है इस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि सारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपने आप को इंडस्ट्री 4.0 में कन्वर्ट कर चुकी होंगी, मुश्किल से 1-2% होंगी या 3%, 5%। अरे बहुत सारे इंडस्ट्री बैठे हुए हैं यार जो 50-60 से हैं, ऐसा है जो अभी तक चल रहे हैं, और उनका जो कोर रिक्वायरमेंट वो आज भी वैसा ही है जैसा चल रहा था। तो आज भी मैकेनिकल का सिस्टम जो है वो उतना ही सही है। दिक्कत बस ये आ रही है कि टाइम के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस तो ज़रूरी हैं, वो तो नहीं हम अवॉइड कर पाएंगे चाहे कुछ भी कर लो। तो मैकेनिकल में जाने के बाद अगर हम केवल इस पे रह गए, मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मैकेनिकल मिल गया है, और इसके बाद हम इसी पे रुक गए कि नहीं हमको कुछ और सीखना नहीं है, वो दिक्कत करेगा। मेरा कहना यह है कि हमने जब अपनी इंजीनियरिंग की थी तो मुझे सी लैंग्वेज से नफरत थी, मेरे से नहीं हो पा रही थी। आज मैं रिग्रेट करता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मुझे वो लैंग्वेज पे थोड़ा सा भी उस टाइम कॉन्फिडेंस होता या मैं सीख जाता या ठीक से मुझे कोडिंग आती या इंटरेस्ट भी जागता, तो शायद मैं आज कुछ और अपनी फील्ड के लिए भी मैं कुछ और कर पाता। ऐसा ही नहीं, मतलब मैकेनिकल की ही चीज़ों में बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हो आप। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको आज कंप्यूटर पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, हो सकता है। अरे तुम यही सोच लो यार, जो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स इन्वॉल्व नहीं है क्या? बिल्कुल है। CFD के सॉफ्टवेयर हैं, आपको लैंग्वेज लिखनी है उसमें, आपको प्रोग्रामिंग है। आजकल तुम्हारा वैल्यू इट विल इंक्रीज 10 टाइम्स अगर तुमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और मास्टर्स तुमने कुछ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड कर लिया, तो यू आर वेरी वैल्यूबल। क्योंकि तुम्हारे पास अब यू आर बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। यस, करेक्ट। तुम दोनों दुनिया को समझ सकते हो। आप कोर जानते हो और आप बाकी का जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो भी जान रहे हो। करेक्ट है। तो वो तो है ही कि आदमी को ग्रो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ग्रोथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है वो फिर भी इट इज़ गोइंग टू बी मच स्लोअर कंपेयर्ड टू जो कंप्यूटर साइंस में रिक्वायर्ड है, या फिर जो फील्ड्स अभी स्टिल बडिंग फेज में जस्ट आ ही रहे हैं, अभी 10 साल पहले आए, क्योंकि उनका ग्रोथ और भी फास्ट होगा ही, बिल्कुल। उसमें तो रोज कुछ ऐड हो रहा है, उसमें डेली कुछ ऐड हो रहा है, और हमारा वो जो डेली कुछ ऐड होने वाला फेज है वो आज से 50 साल पहले जा चुका। हाँ। जिस टाइम पे ऐसा हुआ होगा ना कि कभी हमारे में भी हुआ होगा कि डीजल साइकिल है, अब अचानक से नहीं ऑटो साइकिल भी पढ़ेंगे अब से।
ऐसा हुआ डुअल होगा, साइकिल भी पढ़ेंगे। हाँ डुअल साइकिल भी पढ़ेंगे, ये सब चीजें हुई होंगी हमारे यहाँ पे। और वो फेज रहा होगा हमारा कि अरे वाह इतना चार्मिंग फेज है, अभी हो गया तो हो गया, ठीक है एक्सेप्ट करो उसको। पर अभी भी इंजन तो आपके बन रहे हैं, गाड़ियां आपकी बिक रही हैं, बट एट द सेम टाइम वी नो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, तो इट इज इनएविटेबल कि आपका वो इंजन जो है वो जाएगा, जाना है आज से 10 साल। लोगों को एक और चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कोर फील्ड्स में, एक और चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें पैसे कम मिलते हैं कोर फील्ड में। तो ये गौरव जी आप बता दीजिए इन लोगों को कि तुम्हें पैसे क्यों कम मिलते हैं और तुम कंप्यूटर साइंस के जितना क्यों नहीं कमाते हो, क्योंकि तुम्हारा एनालॉजी मैं सुन चुका हूँ पहले। क्या था वो एनालॉजी? कि हमारा इंडस्ट्री बहुत वास्ट है, तो इसमें तुम्हारा टाइम के साथ वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम घुसते ही वैल्यू ऐड करने लगोगे, क्योंकि तुम तो सीख ही रहे हो ना पहले 10 साल, फिर तुम्हारा जो तुमने सीख लिया 10 साल में, अब वो कोई 2 दिन में नहीं सीख सकता, तो तुम्हारा वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में। ये फैक्ट तो हमेशा ही रहता है, मतलब ये मेरे को हर वो चीज़ के साथ लगता है जो आपको बहुत जल्दी पैसा बना के देती है ना, ये एक नॉर्मल फिलॉसफी है जो मेरे को समझ में आती है। ये मैं टीचिंग के साथ भी समझता था कि आपका जो कोचिंग इंडस्ट्री है या फिर जो भी सॉफ्ट इंडस्ट्री है वो आपको बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा बना के दे सकता है, पर क्योंकि वो इतना ज्यादा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्पेसिफिक है, इतना ज्यादा कि द मोमेंट यू लूज इट आप उसको लूज कर जाते हो। आप एक बहुत अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर हो, आपने इंडस्ट्री में एंटर किया, आपको बहुत अच्छा पैसा मिला, आपने कोड लिखे, आपने कुछ किया, आपको मिलता गया, पैसा मिलता गया, पर वो इंडस्ट्री इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि आपके पीछे से कोई लड़का आया जो इतना आउट परफॉर्म कर रहा है क्योंकि वो नई चीज सीख के आ रहा है। आप आज से 5 साल पहले का जो चीजें सीख के आ रहे थे वो उसको 5 गुना बेटर तरीके से सीख के आगे बढ़ रहा है। उसका भागने का तरीका आपसे बहुत तेज हो सकता है। और क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी इंडिविजुअल, मैंने अभी बोला ना, ये इतना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस स्पेसिफिक है कि आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। ओके, इसका जैसे उल्टा होता है अपने कोर में। और हाँ, कोर के साथ थोड़ा सा इसका उल्टा चलता है कि आप उसमें बिल्ड करते जाते हो क्योंकि वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही इंडस्ट्री रन कर रही होती है। रिपीटेशन बहुत है वहाँ रोज नया नहीं करना है। जैसे मान ले मुझे कार की फैक्ट्री है तो मेरे को रोज कुछ नया नहीं करना है, यहाँ रिपीटेशन चल रहा है। यू नीड टू मेक श्योर कि रिपीटेशन ठीक से हो, इस रिपीटेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रोज मोबाइल फोन अगर मैन्युफैक्चर होना है तो मोबाइल फोन जैसा मैन्युफैक्चर होना है वैसा मैन्युफैक्चर होना है वो, और वो रिपीट करना है मुझे रोज, सुबह शाम ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए क्वालिटी के साथ। यहां पे आपका एक्सपर्टीज काम आता है कि आप ये कैसे इंश्योर करवाओगे। तो ये मेरे को हल्का वही है कि इसलिए कोर फील्ड्स में ज़्यादा तुम्हारा स्टार्टिंग का पैकेज उतना नहीं होता, ओवर टाइम तुम्हारा स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। तुम्हारे आईटी सेक्टर में क्या होता है, स्टार्टिंग में तुम्हारा वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है, ओवर टाइम सभी को पता है कि नोबडी हैज़ सीन अ पर्सन हु हैज़ प्रॉपरली रिटायर्ड आफ्टर 35 years वर्किंग इन आईटी, क्योंकि वो 90s में ही स्टार्ट हुआ है। अभी हम 2022 अभी हम देख नहीं पाए, तो कोई ऐसा हमने फुल जनरेशन देखा नहीं है किसी का, ठीक है। हाँ। लेकिन मैंने देखा है, पर मैंने स्टैग्नेंट होते देखा है, मैंने लोगों को स्टैग्नेंट होते देखा है। आई नो अ पर्सन, 10 साल का उसका एक्सपीरियंस था, कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट इट इज़ वेल रिनाउंड, तुमने सुना ही होगा। एंड आफ्टर 10 years फायर्ड, उसने बोला बाढ़ में जाए मैं फोटोग्राफी करूंगा, उसने फिर वो स्टार्ट कर दिया अपना, मैं इसी को करियर बनाऊंगा। लेकिन इट हैपेंस है, बट ये सही है कि आपकी क्रिएटिविटी की एक लिमिट आएगी। हाँ, जहां भी फैमिली है उसके बाद तुम्हारे शायद बच्चे हो जाएंगे, तुम कहीं तो तुम करियर को कम एक पार्ट बन जाएगा ना, करियर विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मान ले तू 100% भी करियर पे फोकस करता है, आपकी अपनी भी एक लिमिट आएगी, आपकी अपनी भी एक लिमिट आएगी। द रीजन इज कि आपका जितने आइडियाज थे वो आप निकालते जा रहे हो, 10 साल में कंज्यूम कर चुके हो ना, आप ही ने तो कंज्यूम किया, कोई और तो कंज्यूम कर नहीं रहा, आप ही कंज्यूम करे जा रहे थे अपने आइडियाज को। तो अब जब और आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो आपके आइडियाज हो सकता है कि आपका दिमाग जिस भी फ्रेम में चल रहा था उस फ्रेम के आइडियाज होंगे, वो टाइम बदल गया होगा, टाइम ही चेंज हो गया होगा।
तो मैं अल्टीमेटली किस पॉइंट पे आना चाहता हूँ ना, किस में पैसा ज़्यादा मिल रहा है, किस में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रहा है, मुझे नहीं लगता यंग स्टूडेंट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए. यू शुड पे अटेंशन कि तुम्हें क्या करने का मन है. अगर तुम्हें कोडिंग करने का ही मन है, उसी में इंटरेस्ट है, तो तुम स्टेबिलिटी के लिए मैकेनिकल थोड़े पढ़ोगे. उसके बाद तो तुम्हें कहीं ना कहीं जाके तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे. तो अब तुम्हें ये सीखना होगा कि मैं कैसे कंटिन्यूस ग्रोथ करूँ. और अगर तुम्हें पैसे बहुत चाहिए लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट मैकेनिकल में आ रहा है, तो फिर तो तुम्हें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा ना कि ठीक है, मैं थोड़ा पेशेंट रहता हूँ और स्किल्स डेवलप करता हूँ, मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ. तो इस तरह से लोगों को सोचना चाहिए. लेकिन लोग सोचते उल्टा है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, ओके भाई मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ लेता हूँ, ओके मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है मैं सिविल इंजीनियरिंग कर लेता हूँ. तो इसमें जाके लोग दोनों ही नहीं कर पाते. क्योंकि भाई तुम अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी करोगे, पता चला तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग नहीं पसंद है भाई, फिर तो तुम एक बिल्कुल फोड़ने लगोगे अपना सर. बस ये बोलना चाहता था. आप नहीं ठीक भी बोल रहा है. करना चाहते हो? नहीं मैं इसको रिपीट ही करता अगर मैं बोलता तो. हाँ. पर 12th के बाद जब ब्रांच सेलेक्ट करने की बारी आती है, तो मेरे को तो ऐसा पर्सनली ऐसा फील होता है, पता नहीं आज के बच्चे हो सकता है कि इतना शायद जानते होंगे या इतना अभी उनके पास रिसोर्सेज हैं कि पता लगा सकते हैं. ब्रांचेस को लेके इतना श्योर तो मैं था ही नहीं. मैं नहीं था और मुझे पता है मेरे आसपास का क्राउड भी नहीं था. मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, 2010-11 में इतनी कॉन्शियसनेस नहीं थी हमको. ओके. कि कौन सी ब्रांच क्या दिलवा देगी, कौन सी ब्रांच क्या करा देगी. हल्का फुल्का आइडिया ही था कि किस ब्रांच में क्या होता है. तो तुम सुन भी तो नहीं रहते यार इंडियन रेलवेज वाले को ओपनली बात करते हुए वही रिसोर्सेज है अभी उनके पास, तो वो प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. इसलिए तो नंबर ऑफ पीपल गोइंग फॉर इंजीनियरिंग इज ड्रॉपिंग, क्योंकि उन्हें पता चल गया. हाँ, अगर ऐसा है तो ये कुछ तो इंडिकेशन है. एक चीज तो समझ में आ रही है, जैसे कंपटीशन एग्जाम को लेके जो क्राउड है, इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम को लेके जो क्राउड है वो रिड्यूस हो रहा है. खास तौर पे गेट की तो मेरे को समझ में आती है कि गेट का क्राउड जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है. अगर क्राउड मतलब एज अ नंबर कम नहीं भी हो रहा है, तो भी वो तैयारी करने वाला क्राउड तो कम हो रहा है. हो सकता है फॉर्म भर रहे होंगे बच्चे, हो सकता है हर कोई जो ग्रेजुएशन कर रहा है वो गेट फॉर्म तो भर ही देगा. बट जो कोर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो रिड्यूस हो रहे हैं. इंजीनियरिंग सर्विस में तो खैर सीट्स ही कम हो गई है. इसके अलावा पीएसयू. तो मुझे ये पूछना था तुमसे कि तुमने फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों लिया? एवरग्रीन सुन के मुझे तो पता है मैंने क्यों लिया, लेकिन 2012 में भी काफ़ी हाइप था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का. मैकेनिकल थर्ड बेस्ट बन चुका था. कब की बात कर रहा है? 2012. तू भी तो 10 में. हमारे टाइम पे तो पीक पे था वो, नंबर 1. ओके. तो तुम नंबर 1 था तो नंबर 1 था तो नहीं, मैंने नंबर 1 था तो भी नहीं, पता नहीं क्यों मेरे को तो यार कहीं घुस गया था दिमाग में कि मैकेनिकल लेना. और फिर आयरन मैन अलग देख ली तो उसमें अरे यार ऐसे मैंने 3 से 4 को देखा है. आयरन मैन देख लिया, मैकेनिकल ले लिया. अरे नहीं, उसमें स्टार्टिंग में ही बोलता है ना यार मैकेनिकल इंजीनियर ऐसा. मैं कहा बस हो गया बस हो गया, अपने को मिल गया, आपने क्या करना. बहुत लोग ने उस बुक को भी पढ़ा था, 5 Point Someone जो था ना, तो उसमें भी वो तीनों मैकेनिकल इंजीनियर थे. वो मैंने पढ़ के, अगर केवल वो पढ़ा होता तो शायद मैं नहीं लेता. केवल वो पढ़ा होता तो मैं नहीं लेता, पर ये आयरन मैन को देख के तो मन हो गया. ठीक है, इसका आंसर मुझे पता था, शॉर्ट ही होगा क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था, फिर भी तुमने ले लिया. चलो अभी मैं 2 सॉलिड क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है? पहला, गौरव जोशी आपके लिए. तुमने इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छा रैंक लाया 5, गेट में अच्छा रैंक लाया 47, बहुत ही बूमिंग करियर था उस टाइम पे, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर बन जाओ. तुमने उसे क्यों नहीं चूज किया? यार मैंने एक्सपीरियंस किया उसको, मैंने पार्ट टाइम, बट तुमने कभी फुल टाइम नहीं किया. लोग अपने जॉब छोड़ के उसे फुल टाइम भी कर रहे थे, करोड़ों कमा रहे थे. हाँ, मैंने बार्क जब छोड़ दिया था BARC और इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन किया था नेक्स्ट ईयर. मतलब मैंने BARC छोड़ा और इंजीनियरिंग सर्विस ज्वाइन किया, उसके बीच में मेरे पास करीब ऐसा 8 से 9 महीने थे. हाँ, इसको मैंने फुल टाइम कोचिंग वगैरह हर जगह तरीके से अपने आप को बिजी रखा है उस प्रोसेस में. तो मैंने एक्सपीरियंस किया है इसको और मेरे को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा, कि मैं
इसके अपार्ट तुमने करीब कुछ टाइम पे IIT JEE के लिए भी तो पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया है, मैंने बार्क में आने से पहले। बार्क में आने से पहले करीब 3 साल पढ़ाया मैंने। 3 साल? ढाई साल तो पढ़ाया होगा शायद। ओके। तो इतना मैंने IIT JEE के लिए पढ़ाया था, मैंने ये इंजीनियरिंग सर्विस के लिए पढ़ाया, गेट के लिए पढ़ाया, ऑनलाइन भी पढ़ाया है, ऑफलाइन भी पढ़ाया। तो एक जो एक्सपीरियंस लेना है वो मैंने लिया है, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बोलता हूँ कि बहुत ही कमाल का करियर है वो, बहुत कमाल। मैंने क्यों नहीं लिया वो अभी तक ऐसा कुछ दिमाग में सोचा नहीं है, मतलब मेरे को बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सोचा नहीं है अभी तक, तुम सोच रहे हो क्या? कुछ तो होगा कि क्यों नहीं छोड़ा इंजीनियरिंग सर्विसेज का जॉब। बहुत लोग छोड़ के बैठे हुए हैं और बहुत तो कोचिंग नहीं, ठीक है। अभी मेरे को ये भी अच्छा लग रहा है ना, मेरे को ये जॉब पसंद है, मेरे को ये जॉब बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो मेरे दिमाग में नहीं है, मुझे पता है कि अगर मैं इस जॉब से बाहर निकलूंगा कभी तो मैं वहीं जाऊंगा। हो सकता है कि मैं कभी ना निकलूं। नहीं, तुम रॉकस्टार भी तो बन सकते हो यार, ये वो भी भी बन तो सकता सोचो। देख, ऑप्शन सारे ही खुले हैं, कुछ भी बंद नहीं है, कुछ भी कोई ऑप्शन बंद नहीं है। पर ये जरूर है कि मेरे को टीचिंग बहुत ज्यादा ऐसा है ना, मोटिवेट करता है, वो ड्राइविंग है वो। बट टीचिंग डज नॉट हैव ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ना। तुम एमटेक कर सकते हो, PhD कर सकते हो, मैं सेमिनार ले सकता हूँ, मैं बच्चों को बैठ के बातें कर सकता हूँ, मेरे को ये भी चलेगा। बट कोचिंग इज क्विक रूट। नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ मेरे को सब चलेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि मेरे को केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही पढ़ाना है। लेकिन बच्चों से बात करने का कोई पैसा नहीं देगा ना, उसके लिए जॉब थोड़ी जोड़ दोगे। अगर मान ले मेरे पास पैसे कमाने का कोई दूसरा तरीका होगा तो मैं पैसे वहां से कमा लूंगा और यहाँ बच्चों से बातें कर लूंगा, ये भी कर सकता। हाँ, नहीं तुमने किया भी है ना शायद, कुछ NGOs ऐसा कुछ किया होगा। नहीं, इनिशिएटिव था यहाँ पे दाहोद में। मतलब दाहोद का एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मतलब कलेक्टर ऑफिस और रेलवे हमारे यहाँ के, मतलब हम 2 ऑफिसर यहाँ से भी थे रेलवे से। तो हम सब ने मिलके फिर एक इनिशिएटिव ये लिया था कि दाहोद में कोचिंग वगैरह नहीं था IIT का। अच्छा कोई, मतलब है तो सही ऑफकोर्स, पर कोई ऐसा फाड़ू कोचिंग नहीं था। तो हमने सोचा था कि बच्चों को इकट्ठा करते हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे और उनको पढ़ाएंगे। इनिशियली हमने सोचा था कि हम ही पढ़ाएंगे, मैंने सोचा मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, हर एक ने थोड़ा थोड़ा सोच लिया था कि हम पढ़ाएंगे, बट ये भी समझ में आ गया कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। टाइम निकालना इतना ईजी भी नहीं था, तो नहीं निकाल पाए। तो हमने अल्टीमेटली उसका एक अरेंजमेंट किया, टीचर्स को अरेंज किया, टीचर्स के इंटरव्यू लिए हमने। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आ गए, हमने टीचर को सेलेक्ट किया है कि नहीं इस पर्पस के लिए पढ़ाना है तो ऐसे टीचर्स होने चाहिए। एक प्रॉपर प्लान किया, स्टडी मटेरियल अरेंज किए सबके लिए। तो मेरे को मालूम है कि जब करना ही था तो इसमें कुछ पैसे थोड़ी ना मिल रहे, कुछ नहीं, बच्चों से फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको, और जितनी है बस मेहनत कर, उल्टा जेब से जा रहा होगा सब कुछ। पर मजा आ रहा है, मेरे को ये करने में मजा आया। ओके, सेंस बनता है। मतलब अल्टीमेटली तो अगर अल्टीमेटली मैं मेरे से कोई पूछेगा ना तो मैं टीचर बाय चांस कभी नहीं रहा हूँ। ओके, मैं टीचर बाय चॉइस रहा हूँ, और मेरे को यही चीज चाहिए कि मैं टीचर बाय चॉइस ही बना रहा हूँ। तो मेरे को उसके लिए ऐसा है कि अगर इस जॉब के साथ थोड़ा सा पढ़ाने को समय मिलता है मैं पढ़ा दूंगा, क्योंकि पैसे मेरे पास जॉब से आ रहे हैं, तो मेरे को पैसे के लिए नहीं पढ़ाना है। वही तो मैं पैसे तो एक्चुअली सबके पास आ रहे हैं, हाँ, सफिशिएंट नहीं आ रहे। ऐसा लोग सोचते हैं, क्योंकि लालच है ना यार। अगर तुम्हें जॉब करना है तो तुम्हें इससे भी पैसे मिल रहे हैं। ऑब्वियसली तुम्हें पता है तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे, तुम कम से कम 10 टाइम्स तो कमाओगे, है ना, जितना अभी कमा रहे हो उसका। ठीक है, लेकिन दैट इज द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, और सम पीपल आर दिस काइंड ऑफ पर्सन कि उन्हें उससे मतलब नहीं है। वट एवर कम्स, इफ इट इज सफिशिएंट इट इज सफिशिएंट। जो मुझे करना है वो मैं कर लूंगा, कभी आगे मन किया तो वो भी कर लूंगा। यही बात है ना। और मैं यही चल रहा हूँ, ऐसे ही चल रहा हूँ। मन करेगा तो कर लेंगे। हाँ। और हमको नहीं पता ना कि हर एक जॉब का अपना एक फेज रहता है। अभी बहुत अच्छा है, अभी ये जॉब अच्छी है, बहुत सही है, सारी चीजें बढ़िया हैं, पॉजिटिव है सब कुछ। हाँ, लर्निंग फेज है, कुछ अप्लाई करने को मिल रहा है, कुछ क्रिएट कर हर तरीके से। मैं अपनी जॉब से, मैं शायद या तो ये मेरे नेचर में है या पता नहीं, मैं अपनी किसी जॉब से दुखी नहीं रहा हूँ अभी तक। मैंने जब भी खुश था यार, मैं वहां भी खुश, बाहर छोड़ने वाला था, फिर भी वहां फर्स्ट बेंच पे बैठ के मैं पढ़ाई करता था। हाँ, बिल्कुल आखिरी दिन तक पढ़ रहा मुझे भी पढ़ाता था मुझे भी पढ़ाता था 1-2 बार। मैंने एलन जब छोड़ा, एलन छोड़ते टाइम भी मैं बहुत खुश था। मैंने आखिरी दिन डाउट क्लास वगैरह सब कुछ लिया था।
आकाश में था तब भी मैं बहुत खुश था, हिताची छोड़ते हुए भी खुश था, तो ऐसा नहीं है मैं अपनी कंपनी से खुश रहा हूँ बहुत। गौरव जोशी, आप अपनी इस खुशी का राज बताएं। ये ऐसी खुशी कैसे पाए हम? बताओ गौरव। खुशी पता नहीं, सेटिस्फाइड रहने का सेटिस्फाइड भी पता नहीं, बहुत हाई रहती है, बहुत हाई रहता है। टूटता है तो फिर टूटता है तो बुरा भी लगता है। लगता है पर ऐसा भी है कि जब टूटता है तो कहीं ना कहीं खुद से ही मैंने ऐसा लगता है कि ग्रो करते हैं। जब एक्सपेक्टेशन टूटा है ना, मुझे रियलाइज यही हुआ है कि मेरी कमी की वजह से टूटा है। तो जब अपनी कमी की वजह से टूटा है तो आप ही को ग्रो करना है। कोई और नहीं आएगा। आकाश में जब मैं पढ़ाता था ना, हाँ आकाश में जब मैं पढ़ाता था, मैं तो IIT से नहीं था, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने अपने टाइम पे IIT का एग्जाम खतरनाक फोड़ दिया था, नहीं। मेरे को इतना पता था कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं पढ़ाता अच्छा हूँ। सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज बनाना अब मेरा काम था, तो मैं सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज बनाता जा रहा था। वो मैं जैसे भी मेरे से बन रहा था मैं बना रहा था। मैं खुद सीख रहा हूँ और पढ़ाता जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आया कि वहां पे एक स्टार बैच का कॉन्सेप्ट चलता था। स्टार बैच का मतलब सबसे क्रीम बच्चे, वो बच्चे सच में बहुत इंटेलिजेंट, वो मोस्टली तो IIT में हुए हैं सेलेक्ट। अच्छा। अब मैं वो बैच नहीं लेता था पहले, मैं नॉर्मल रूटीन बैच लेता था, और वो बैच लेने के लिए हमारे एक सीनियर फैकल्टी थे, वो लेते थे। कुछ टाइम के लिए वो फैकल्टी छुट्टी पे गए, तो बैच मुझे मिला। मुझे जब मिला तो Day 1 पे जब मैं गया हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में अंदर घुसा। आज तो फोड़ देंगे, इनको बताते हैं कि मैं क्या हूँ। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं जितना कंटेंट लेके गया हूँ, मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे की क्लास थी, और 15 मिनट या 20 मिनट में मेरा कंटेंट खत्म हो गया। 20 मिनट में मेरा कंटेंट खत्म हो गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये सवाल करने में इनको समय लगेगा, और लग ही नहीं रहा था। उनको सब आता था, उनको पता थे सवाल पढ़ते ही आंसर आ गया। आंसर दे रहे थे वो मेरे को। आंसर का मतलब वो मेरे को तरीका बता दे रहे हैं, तो खत्म ही हो गया सवाल, अब कुछ बचा ही नहीं उसमें करने को। मेरे को रियलाइज हुआ, मैं खींच के आधे घंटे तक ही उन सवालों को खींच पाया, तो बाकी का 1 घंटा मैंने उनको कुछ पढ़ा दिया, या कैसे भी करके वो एक क्लास मेरी खत्म हुई। नेक्स्ट डे जब मेरे को क्लास लेनी है, मेरी क्लास सवेरे 8 बजे थी। मुझे ध्यान है मैं सवेरे 4 बजे उठाऊं, विदाउट अलार्म, या पता नहीं कैसे मेरी नींद खुली है, और मैं इरोडो सॉल्व कर रहा हूं। दी ओनली रीजन इज कि मेरे को वहां पे जाके कम से कम उनको वो जितना जानते हैं उससे 1 लेवल ऊपर का तो कुछ देना है। इस प्रोसेस में मैं बहुत सीख गया, और मैं इतना सीख गया कि अब मेरे लिए रेगुलर क्लास लेना मेरे लिए और ज्यादा चार्मिंग हो गया, बहुत मजा आने लगा। क्योंकि अपना खुद का लेवल मैंने कहीं ना कहीं ऊपर करना स्टार्ट किया था, खुद को सिखाना स्टार्ट किया था। तो ये है, ये होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं, फेल होती हैं तो आप कुछ सीखते हो, ये चलता रहता है। टीचिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है। सिखाने से ज्यादा तुमने सीखा है। हाँ, हो सकता है। मैंने खुद को बहुत पढ़ाया है, बच्चों को तो जितना पढ़ाया होगा। ओके, फाइनल क्वेश्चन जो अभी मैं बहुत लोगों से पूछने वाला हूँ एक एक करके, ठीक है? तुम फर्स्ट हो, पूछ लेते हैं, क्योंकि तुम शायद सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आ चुके हो, तुम फर्स्ट हो। डू यू एवर रिग्रेट नॉट बीइंग एन IITian? तुम्हें ऐसा लगता है बहुत आगे बढ़ जाता मैं अगर IIT से होता तो? आगे बढ़ जाता ऐसा तो नहीं लगता। वहां की लाइफ के बारे में जो सुना है वो मिस होता है। ओके, क्या सुना है? कैंपस लाइफ शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं मिस करता हूँ वैसी कैंपस लाइफ, क्योंकि वो मूवीज में और हर जगह देखा है। अब पता नहीं वो असली है या नकली है, मेरे को नहीं मालूम। वैसी होती भी है या नहीं वो नहीं पता, पर अगर वैसी होती है तो मैं चाहता था कि ऐसी एक लाइफ जीऊं। बट इसका कहीं ये मीनिंग नहीं है कि हमें पता भी नहीं है। हाँ, पर मैंने अपने कॉलेज को भी बहुत कमाल जिया है, बहुत कमाल। मतलब मेरे पास इतने एक्सपीरियंसेस अपने हैं बताने को कि मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। तो मुझे मालूम है कि मैंने अपना कॉलेज भी बहुत अच्छा जिया है, तो रिग्रेट नहीं है। बट यस, गिवन एन अपॉर्चुनिटी मैं पक्का वो फील करना चाहूंगा कि वहाँ का जो कैंपस लाइफ है और वो जो कुछ भी है। इन टर्म्स ऑफ करियर, like where you are right now, do you regret not being an IITian? नहीं। क्यों? बिल्कुल। तुम इतना ही करते? इतना ही का क्या, मैं तो यहाँ से भी और कूदना होगा तो कूद ही सकते हैं। हाँ, जहाँ जाना है जा सकते हैं। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग रिग्रेट करते हैं, स्पेशली वो जो जस्ट अभी IIT देके किसी कॉलेज में पहुंचे और उनका हुआ नहीं,
कुछ ऐसा रिग्रेट तुम्हें भी शायद हुआ होगा उस टाइम पे एटलीस्ट? यार उस टाइम पे तो दुख था, वो एक दुख था, वो रिग्रेट बोलो दुख बोलो जो बोलो, दुख तो रहता है ना। आपने 2 साल तैयारी की थी, आपका नहीं हुआ, आप नहीं जा पाए, आपको सेटल डाउन होना पड़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आईटी के इक्विवेलेंट कुछ मिल गया, नहीं मिला था। किसी नीचे के ही कॉलेज में आप सेटल हुए थे, तो जब आप नीचे सेटल हो रहे हो तो आपको दुख तो होगा। पर दुख का एक और रीज़न होता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मैं शायद वो हाइट्स कभी रीच नहीं कर पाऊंगा जो मैं एक IITian होके कर सकता था। पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगा, मैं तो कर लूँगा। नहीं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इतना तो मेरे को खुद पे भरोसा रहता है कि मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, हो सकता है एग्जैक्टली वो पाथ ना हो सकता है एग्जैक्टली वो रीच भी ना कर पाऊं, पर अपने लिए जो सबसे बेस्ट करना होगा वो मैं कर लूंगा, कैसे ना कैसे कर लूंगा। वो मतलब ये कोई ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज है कि तो काफी लॉजिकल बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आईआईटी में जाके भी तो तुम ही को करना है। अरे करता तो मैं नौकरी ही ना, मैं नौकरी ही करता, पैसा ही कमाता। इंजीनियरिंग सर्विस में भी है ना IITian, यहाँ का 30-40% क्राउड तो IIT का है। तो जब मुझे नहीं पता, अरे बहुत सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे IIT के, बहुत सारे इंजीनियरिंग से, रेलवेज में तो बहुत सारे बच्चे IIT के। तो क्या वो कॉलेज में रहते रहते ही तैयारी करते हैं इंजीनियरिंग UPSC ये सब का? इनके साथ ये जरूर है कि मोस्ट ऑफ देम जो है वो कोचिंग वगैरह नहीं लिया है उन्होंने, कुछ तो है, हाँ वो अपने कॉलेज के साथ ही निकाल दिया। तो ये एक बहुत सीखने लायक चीज थी उनकी, कि उनके लिए एग्जाम काफी अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई अच्छा रहता है, और शुरू से ही मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस जो लेके घुसे हैं, प्लस कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है ना, कॉन्फिडेंस आपको निकाल लेता है। आपको कंपटीशन एग्जाम निकालने का भी एक्सपीरियंस है, रैंक लाने का। ओके ऑलराइट, बट अल्टीमेटली करना तुम्ही को है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हाथ से चला गया, जो बहुत लोग को लगता है कि अगर IITian हो जाता तो मेरा लाइफ कुछ और ही रहता। एक तो मेरे कॉलेज में हॉस्टल नहीं था, मेरे कॉलेज में मैंने कभी है ना हॉस्टल लाइफ नहीं जी है। तो मेरे को तो इवन नॉर्मल कोई कॉलेज वाला भी अपनी हॉस्टल लाइफ बताता है ना, मैं वो भी याद करता हूँ कि काश यार ये वाली लाइफ मैंने जी होती। अच्छा, घर से जाते थे? डे स्कॉलर थे क्या तुम? हाँ डे स्कॉलर टाइप थे। तो हमारा फ्लैट दोस्तों ने फ्लैट लिया था, हमने मिल के फ्लैट में रहते थे। तो हम अपना हॉस्टल अपना बना के चल रहे थे अपना अलग हिसाब चल रहा। हॉस्टल तो सच में बहुत हॉस्टल लाइफ वही मैं बोल रहा हूँ, वो मिस किया है मैंने, वो मिस किया। कोई बात नहीं गौरव, चलो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। अगर तुम्हें कुछ और डिस्कस करना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर स्टूडेंट्स को कोई मैसेज पास करना है तो वो भी कर सकते हो। तुम्हारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स एक्चुअली अभी भी मैसेज करते रहते होंगे, कुछ तो पूछते ही रहते होंगे, कभी इंस्टा कभी फेसबुक, अभी जो कभी मैक्सिमम मैसेज करने वाले आ रहे। मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने जब पढ़ाया था वो 2018-19 में पढ़ाया था, आखिरी 18 में ही पढ़ाया था शायद, उसके बाद नहीं पढ़ाया। तो 18 में जब पढ़ाया है तो स्टूडेंट्स या तो उस टाइम के हैं या उसी पीरियड के आसपास वाले हैं। अभी उनके डाउट्स जो हैं वो ये रहते हैं कि जॉब के साथ तैयारी कैसे करें। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है अब मेरे पास, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि सर जॉब के साथ इंजीनियरिंग सर्विस की या गेट की तैयारी कैसे करें। इसमें मैंने खुद ने की है गेट की तैयारी, इसलिए मुझे पता है कि जॉब के साथ करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट है। तुम किस जॉब में थे उस टाइम पे? मैं आकाश में था उस टाइम, आकाश में था। ओके। और वो इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है कि आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मतलब अगर रैंक लाना चाहते हो तो, अदरवाइज अगर केवल एग्जाम ही देना है थोड़ी बहुत तैयारी करके तो कैसे भी दे दो। अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो मेरे को हो सकता है कि वो पूरे प्रोसेस में आप 1 साल के लिए तो बंद जाओगे। ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है, और जितना टाइम बचा है उसको कंटिन्यूसली लगाना पड़ेगा। इवन ऑफिस में भी आपको अपने कामों को कुछ ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा कि रोज ऑफिस में कुछ टाइम निकाल पाओ आप। डेलिबरेटली निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑफिस में कुछ प्रोडक्टिव कर लोगे पढ़ाई करके, पर क्योंकि ऑफिस में भी आपके दिमाग में वो सब चीजें चलती रहनी चाहिए जो आप घर पे पढ़ रहे हो। बिल्कुल कट नहीं कर सकते अपने आप को। नहीं यार, मैं ये करता था कि सॉल्व करता था। हाँ मैं यही करता था। मैं अपने साथ न्यूमेरिकल ले जाता था, हाँ, और 4-5 पेपर ही लेके जाता था। हाँ, वहाँ जब टाइम मिल रहा है आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। क्योंकि बहुत इंटरमिटेंट सा टाइम मिलता है ऑफिस के बीच में, 2 मिनट मिला, 5 मिनट मिला तो कर लिया, 15 मिनट निकाल लिए कभी साइड में बैठ के, और ऐसे ऐसे करते रहो। ये काम कर सकते हैं वो।
दूसरा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप 0 से नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका प्रिपरेशन लेवल 0 है और आप अब जॉब के साथ निकाल दोगे तो वो 2-3 साल का प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम में नहीं निकलेगा वो, क्योंकि बेस बनाने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना चाहिए। तो वो बच्चे जिन्होंने कोचिंग ली है या फिर अपनी तैयारी कर चुके हैं या नोट्स अच्छे से बना चुके हैं उनके लिए तो आसान है, उनको केवल रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए प्रोसेस में 1 साल मेरे ख्याल से इनफ हो जाता है गेट और ऐसे एग्जाम्स के लिए। पर अगर किसी के नोट्स ही तैयार नहीं है तो पहला साल तो मेरे को लगता है नोट्स बनाने में ही जाएगा। यार हो सकता है निकाल भी लो, 1 साल अगर लेके चलो, क्योंकि आजकल का टाइम थोड़ा डिफरेंट है ना, आजकल ऑनलाइन कोचिंग आ गया और काफ़ी अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने लगे हैं। हाँ, तो अगर तुम 1 साल या 1.5 साल लेके चलो आराम से, तो धीरे धीरे अगर तुम 2-2, 3-3 घंटे के भी क्लासेस कर रहे हो तो सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए और बहुत कंटिन्यूटी चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं कि 4 दिन पढ़ा, फिर 4 दिन नहीं पढ़ा, फिर 4 दिन पढ़ा। तो ये अगर कंट्रोल कर लेगा तो पॉसिबल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, ये बात तो पक्का है ना। डिफिकल्ट है और सैचुरेशन आएगा बहुत बार, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, बाकी लोग नहीं है ना, हर 2-2 महीने 3-3 महीने में आएगा। और ये भी है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे 1 साल तक एक जैसा गधे की तरह नहीं लग पाएंगे। हाँ। थोड़ा रोज करना पड़ेगा, और 2-3 महीने ऐसे होंगे जिसमें लगना पड़ेगा एकदम बैल की तरह, बोलते हैं ना वो गधे वाली रेस में घुसना ही पड़ेगा एकदम की मेहनत कर रहे हैं एकदम घिस के करनी पड़ेगी। वो 2-3 महीने कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें पता है पिछले 3 महीने से तो मैंने बहुत मेहनत किया, तो वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही तुमने करा देता है। हाँ, वो फ्लो 8 महीने कर दिए तो फिर रेड लाइन हो जाओगे, फिर तो जल गए वो ज़्यादा हो गया बहुत, है ना। ये तो इम्पॉर्टेंट है यार। एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि हमेशा अगर सुबह उठोगे जॉब के साथ, तो वही जो तुम दिन भर अगर तुम 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर सुबह उठ के तुमने 2 घंटे पढ़ लिया तो एक मोमेंटम मिल जाता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। कर सकते हैं। ये तो अपना है कि रात को पढ़ना सवेरे पढ़ना, इसमें तो मैं पढ़ता ही नहीं, जैसे पढ़ना है पढ़ो इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ लो। हाँ, चलो ठीक है, अब इसे हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। गौरव जोशी से कनेक्ट करना है, गौरव कहाँ मिल सकते हो तुम? लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहाँ? इंस्टाग्राम वहाँ। अरे रुको, हर समय यही होता है। गौरव अभी गाना गाएगा, उसके पहले ये खत्म नहीं होने वाला। अभी देखो क्लियरली बता रहा हूँ, रात के 12:30 बज रहे हैं। हाँ। और हमें ये गौरव अभी फॉर्मल में है क्योंकि ऑफिस से आया। देखो एक पेन भी दिखेगा, ध्यान से देखोगे यहाँ तो उससे समझ जाओ कि ये जॉब करके आया प्रॉपर। लेकिन गौरव अभी गाएगा, और गिटार मैंने इससे पहले ही निकलवा लिया था क्योंकि निकालने बोला था, मैंने निकाला नहीं है, मैं निकालता हूँ। कोई नहीं, अभी निकाल ले, हम तुम्हें टाइम देंगे और यहाँ पे कट भी कर लेंगे, ठीक है। गाना तू सोचेगा, एंजॉय हम करेंगे। सॉन्ग 2011 का है, तो ये अभी सोशल मीडिया ने बहुत कमाल कर दिया है, पुराने गाने अचानक से ट्रेंडिंग हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा ही कुछ ये वाला सॉन्ग भी है कि मतलब अभी ट्रेंड हो गया है ये। ओके। हो मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेज़र ख्यालों में, हुस्न के हवालों में, सोनी के बालों में, मोरनी की चालों में, मिट्टी के प्यालों में, पीतल के थालों में, जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी, जब भी तुले अंगड़ाई आके मेरी हो रही, दिल झूम झूम चल सोने दिल झूम चल चल सोने दिल झूम चल सोने दिल झूम चल सोने। अरे क्या बात है गौरव, तुम्हारा फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है यार एज अ रॉक स्टार। इंडियन रेलवेज अच्छा से खातिरदारी करो गौरव जोशी का, कब निकल जाए गिटार लेके कोई भरोसा नहीं। फकीर आदमी हो, कभी निकल जाओगे गिटार लेके। चलो
भाई जितने लोगों ने सुना, मन मन में ताली बजा दो तुम लोग। और ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है, कंप्लीट पैकेज। थैंक यू काफ़ी एपिसोड्स के बाद एक कंप्लीट पैकेज मिला जो एंडिंग है गौरव के गाने से। तो इसे लाइक मार देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और गौरव सच में यार क्या फाड़ डाला यार तूने, क्या आवाज़ है तेरा, क्या बोलूँ मैं। बस मैं हर पॉडकास्ट में गा दूंगा ऐसी तारीफ। ओके, और गाना सुनना है तो इंस्टाग्राम में पहुंच जाओ इसके, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। गौरव जोशी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस बुलाएंगे। और ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में भी है, अगर तुम ज़्यादा डेटा नहीं खाना चाहते हो तो। और स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट काफ़ी प्रोफेशनल है। दिस इज़ आई थिंक 54th एपिसोड और सो, तो कर चुके हैं हम बहुत सारे। बहुत ग्रो कर गया। ऑल राइट, ओके गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे। मोमेंटम इज अ वीकली पॉडकास्ट। गौरव, से बाय टू योर ऑडियंस, विल एंड इट। टाटा, बाय बाय। ओके गौरव, इसे काटना पड़ेगा। नहीं तो रख लो, कोई बात नहीं। इसको व्लॉगर ने जैसे रखा है ना वैसे बना देना।